ब्रिगेडियर मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू डिस्कशन। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कल आज जो सूरत हाल बनी हुई है, DGISPR ने वाजे कर दिया 12 से 16 ड्रोन्स की भी इतलात है कि हमने मार गिराए हैं। वज़ीर दिफा ने जो जिस तरह से कल रात एक स्टेटमेंट दिया, तो वो तो तैयारी पूरी है कि हम खुलकर अब भारत के साथ जंग करेंगे। खदशात का इजहार कर दिया उन्होंने कि हो सकता है ऐसा, अब जितना हमने सब्र करना था कर लिया, अब जो है ना वक्त आ गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दे ही दिया। हिसाब बराबर नहीं किया जाएगा इस बार, हिसाब जो है वो 2 गुना किया जाएगा, आपको 2 गुना ज्यादा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो मसूद साहब, क्या समझते हैं आपके अभी आगे स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की जानिब से जो हम देखने को मिलेगी, उसके बाद भारत को शायद थोड़ा सा सुकून या चैन मिल जाएगा और वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? जो हरकतें अभी कर रहा है, जिस तरीके से ये ड्रोन्स की एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट की है, दे वांटेड टू क्रिएट ए फियर, साइकोलॉजिकल वारफेयर है, लोगों में खौफ की फजा क्रिएट करना चाहते हैं। फिर जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है और लोग इसको बड़ा चढ़ा के दाएं बाएं खबर करते हैं, तो उससे एक सिचुएशन क्रिएट होती है। ये रीजन इसकी ये है कि जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया था और जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, हजीमत उठानी पड़ी, जिस तरह के 5 जहाज गिरे हैं, तो देखे उसमें 3 राफेल थे, जिन पर उन्होंने 2019 में कहा था कि इंडिया इज फीलिंग द एब्सेंस ऑफ राफेल, और उन्होंने कहा था एंटायर कंट्री इज सेइंग टुडे, अगर आज हमारे पास राफेल होते तो सिचुएशन डिफरेंट होते। आज राफेल आए, इसके बाद भी वही सिचुएशन रही उनकी। और फिर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जो हमारा रिस्पांस रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। और बेसिकली वी आर डोमिनेटिंग अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने उनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, 1 बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया है, सेवरल पोस्ट हैं, बंकर्स हैं, वो हमने तबाह किए हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। फिर हमने जो ड्रोन्स उनके आए थे वो तबाह किए हैं। सो उससे ये था एक सेटबैक उनको हुआ, और उनके लोगों में ये बात हो रही है कि भाई आपने ये जहाज भी ले लिए और फ्रांस को भी आप लोगों ने बेइज्जती करवा दी, तो अब क्या होगा, अब क्या चाहिए आपको। सो दैट्स वाई तो इसमें एक हाइप जो वो चाहते हैं वो कंटिन्यूटी रहे और लोगों का पब्लिक ओपिनियन इसी पे रहे, ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज और वेस्टेड इंटरेस्ट हो। बहरहाल पाकिस्तान ने मेड इट क्लियर कि पाकिस्तान का एक रिस्पांस जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं ऑन दी सो कॉल्ड कैंप्स, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट कैंप्स है मुरीद कैंप में और अहमदपुर ईस्ट में। सो पाकिस्तान को तो हमें भी पता है उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है, जो ब्रास के हैं, जो फितना और खारिज के हैं, जो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, अफगानिस्तान से भी है, और सिमिलरली उनके इंडियन गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, वहाँ पे भी है। सो पाकिस्तान के पास ये राइट बनता है कि हम उधर भी स्ट्राइक्स करें। सिमिलरली देखें कि जिस तरीके से नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे स्ट्राइक्स हिट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि वी गो फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट इनसाइड इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। सो ये पॉसिबिलिटी से आप इनको रूल आउट नहीं कर सकते, हमारा जवाब इसमें जरूर जाएगा। और वो इंतजार कर रहे हैं कि सिर्फ किसी भी वक्त जो है ना वो इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दीजिएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने अभी फ्रांस की बात की कि वो भी जरा शर्मिंदा फिर रहे, क्योंकि वो ये बुलंदोबांग दावे किया कहते थे कि ये राफेल तैयारा जो है किसी भी जंग में जनाब जब से ये बना है इसका कोई सानी नहीं है, इसको कोई रोक नहीं पाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पायलट उसके इंडियन थे, तो इस वजह से जो हशर किया। दूसरे एंड पर इनके जो तीसरे चौथे वालिद मोहतरम इसराइल, जिसकी बड़ी सपोर्ट है, अब जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं इस पर मेड इन इसराइल लिखा आ रहा है, ये इसराइली साख्ता है। तो जो यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, ये भी तो आलमी दुनिया देख रही है कि अमेरिका और इसराइल की खुलकर सपोर्ट है भारत के साथ। जी देखें, इनका एक बड़ा स्ट्रांग नेक्सस है और आज से नहीं है, 1965 से 65 वार में उन्होंने सपोर्ट किया, 71 वार में उन्होंने सपोर्ट किया। फिर आपने जब न्यूक्लियर वेपन्स आप डेवलप कर रहे थे, 1986 में उनका प्लानिंग थी इंडिया के साथ मिलके आपके काहुटा एटॉमिक प्लांट को स्ट्राइक करने के लिए, उसकी बहुत एक बड़ी कहानी है उसके पीछे, वो हमने उनको नहीं करने दिया है। फिर उसके बाद जब आप 98 में एटॉमिक एक्सप्लोजन पे जा रहे थे, तब भी प्लान था इंडिया और इसराइल का स्ट्राइक करने के लिए, हमने वो भी नहीं करने दिया। फिर 99 कारगिल वार में देवर इन क्लोज सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, और अब कश्मीर बिल्कुल। सैयद निहाल अकबर साहब, डायरेक्टर इराक़ी एयरवेज पाकिस्तान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। निहाल साहब, आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में भारतीय एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो बुरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है, ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जब राफेल तैयारों ने उड़ान भरी तो इकट्ठे 70-80 तैयारे उड़ा दिए और वो उनका ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा। अभी जब जासूसी के लिए ड्रोन्स भेजे गए तो 17-18 ड्रोन्स भेज दिए गए और वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। जी, क्या समझते हैं आप, भारतीय एयरफोर्स इस टाइम बुरी तरह से फेल हो रही है उनकी स्ट्रेटेजी?
देखिए, बीइंग फ्रॉम कमर्शियल एविएशन, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी वो फेल हो जाए, इसलिए कि हमारी कमर्शियल एविएशन इफेक्ट हो रही है। पाकिस्तानी कई जगहों पे फंसे हुए, एयरपोर्ट्स बंद है। तो जितना जल्दी रिएक्शन हो, जितना ज़्यादा रिएक्शन और चीज़ें नॉर्मल हो, उतना अच्छा है। तो अगर इसका रिएक्शन हमने देना है, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी दें कि इनका मुंह बंद किया जाए, इनके हाथ रोके जाएं, ताकि हमारी जो कमर्शियल एविएशन इस वक्त काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड है वो ना हो, और फ्लाइटें रिज्यूम हो सके सारी जो रुकी हुई। अच्छा निहाल साहब, जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने, सबसे पहले जब हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्ट किया गया, हमें एयर स्पेस बंद कर दी गई इंडिया की, उस हवाले से भी अच्छा खासा भारी नुकसान हुआ इकोनॉमिकली भी इंडिया को, और उसके बाद कल राफेल गिरे, उसका भी नुकसान हुआ। तो जब किसी की एयर स्पेस बंद कर दी जाती है तो आपके नज़दीक किस हद तक वो डैमेज होता है फाइनेंशियली? देखिए, एयरलाइन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, और ख़ास तौर पे इंडियन एयरलाइंस को। हमारी तो एयरलाइनें क्रॉस इंडिया कम ही जाती हैं, खाली कुछ एयरलाइनें पीआईए है जो कोलंबूर जाती है, वरना बाकी इंडिया की बहुत सारी एयरलाइनें जो हमारे ऊपर से ओवर फ्लाई करती हैं मिडल ईस्ट के लिए और यूरोप के लिए, और उनको बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। जब लंबे रास्ते से जाता है तो उनका फ्यूल बर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनका कॉस्ट ऑफ बहुत बढ़ जाता है। तो जी, इसलिए इसमें अगर एयर स्पेस बंद होती है तो हमारी एयर स्पेस बंद होने से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये भी उनको देखना चाहिए, उनका नुकसान मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है हमारी एविएशन के मुकाबले। और दूसरा निहाल साहब, पूरी दुनिया डेफिनेटली देख रही है कि जब ये जारियत भारत की जानिब से की गई, दरअंदाजी की कोशिश की गई, तो उस वक्त तकरीबन 70 के करीब फ्लाइट्स थी जो इस हदूद में मौजूद थी। तो भारत ने इसे पसे पुश डालकर कि किस ममालिक की वो फ्लाइट थी, कहाँ से आ रही थी, कितने पैसेंजर थे, उन्होंने ये जारियत की, दरअंदाजी की कोशिश की। तो आलमी दुनिया भी तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल देख रही है। जाहिर है, आपको पता है नॉर्मली आदमी दुनिया का रिएक्शन तो लेट ही आता है, और वो बहरहाल आना चाहिए। खासतौर पे मिडल ईस्ट की जो एयरलाइनें हैं वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही हैं, यूएई की और सऊदी अरब की, तो वो डेफिनेटली उनका रिएक्शन आना चाहिए। उनके भी लॉसेस काफ़ी हो रहे हैं, तो आलमी दुनिया को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए कि ये सबका नुकसान है। पर करते हैं कि लास्ट टाइम जब 2019 में उन्होंने आने की जिसारत की थी, कोशिश की थी, ये जुर्रत कर ही ली थी, तो चाय पिला के भेजा था आपको। इस बार आपको ट्रेनिंग देके भेज देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो भारतीय एयरफोर्स है ना, उसको मुंह की खानी पड़ी है हमेशा की तरह। वो एलओसी के करीब आते हैं लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं करते। और हमारा रेडार सिस्टम इतना तगड़ा है, जिस तरह से अभी मियां साहब आपने बताया कि 60,000 फीट की बुलंदी तक हम जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, और बाकी भी रेडार में जो आता है वो राख की सूरत इख्तियार कर जाता है, जमी बोस हो जाता है। तो अभी हमारे साथ निहाल अकबर साहब मौजूद है। निहाल अकबर साहब, आपसे ये इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जो एयर स्पेस वगैरह की सूरत हाल बनी हुई है, हम इतने पुरअमन लोग हैं, हमने क्या किया कि जब भारतीय जारियत जारी थी उस वक्त हमने तब भी थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस खोली, जहाजों को आने दिया, ताकि जो मुसाफिर है अब वो मुश्किलात का शिकार ना हो, वो अपनी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। तो हम तो इस तरह के लोग हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड भारत जिस तरह से कर रहा है, वो मेरा ख्याल उस पर उन्हें शर्म करनी चाहिए, और जो ममालिक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए। यह बिल्कुल जो वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस है आइंदा के लिए, कि हमें क्या करना है। हमें एक सबक मिलता जा रहा है, हम सीखते जा रहे हैं अपनी इन चीज़ों से। जो नुकसान पहुंच रहा है वो खैर उनको हमसे ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी उनसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हमारे मुकाबले में। लेकिन दोनों तरफ के पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, वहाँ भी यहाँ भी, जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। जो एक मतलब मेरे हिसाब से घटिया हरकत है। जो भी करना उसको आपस में मिल बैठ के करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए हो रहा है, और खैर सबक तो हम पहले भी देते रहे, इंशाल्लाह हम आइंदा भी देंगे।